सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी छात्र ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस चाहते हैं और पूरा आंसर राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, ऐसे राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर हमारी यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच चल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री क्लास पीडीएफ, फ्री आंसर राइटिंग गाइडेंस, फ्री एसे राइटिंग गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज। आज ही दोस्तों आप एनरोल कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। आप सभी लोग क्लिक कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस बैच को ज्वाइन करके सिलेक्शन की दिशा में एक सही कदम आगे बढ़ाइए। याद रखिए, अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और 2025 में आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर करके सिलेक्ट हो सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विद आशुतोष चैनल पर। और आज का लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्पेक्ट्रम सीरीज का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं 1857 के पहले के जितने विद्रोह हुए, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की आधार भूमि तैयार की, उन विद्रोहों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम यहाँ पर विद्रोह शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं, हम क्रांति शब्द का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण मैं आपको बता दूं कि जितने भी विद्रोह की हम बात कर रहे हैं ये ब्रिटिश काल में हुए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सारे के सारे क्या हैं, विद्रोह हैं। लेकिन हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई के प्रयास ही हैं, ये बात आप सबको ध्यान रखना है। क्लियर है? सभी लोगों से बोलूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूरा देख चुके हैं। हम लोगों ने देखा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डैन, सबके बारे में अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने अध्ययन किया आपका अंग्रेजों का ब्रिटिश साम्राज्य भारत में सुदृढ़ कैसे हुआ और उसका विस्तार कैसे हुआ। पहला बंगाल विजय, इसके बाद मैसूर विजय, मराठा विजय, और फिर हम लोगों ने सिख साम्राज्य पर विजय भी देखा। और ये सारे के सारे वीडियोस आपको पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है स्पेक्ट्रम की, जाइए चैनल पर आपको मिल जाएगी और सारे वीडियोस आपको एक जगह पर ही मिल जाएंगे। पूरी स्पेक्ट्रम लाइन टू लाइन कवर करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, जितने स्टेट पीसीएस हैं सभी के लिए, और समीक्षा अधिकारी ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 1857 के पहले के नागरिक विद्रोह, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो विद्रोह कौन कौन से थे। तो आपने नाम सुना होगा सन्यासी विद्रोह, आपने नाम सुना होगा मोपला विद्रोह का, आपने कूका विद्रोह का नाम सुना होगा, आप लोगों ने संथाल विद्रोह का नाम सुना होगा, मुंडा विद्रोह का नाम सुना होगा, और आप सभी लोगों ने ऐसे अनगिनत विद्रोह का नाम सुना होगा जो लगातार ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते रहे। और इन्हीं ने आधार तैयार किया 1857 के एक लार्जर रिवोल्यूशन का, जो आपका क्या था दोस्तों, जिसने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। कैसे नींव रखी? क्योंकि 1857 के विद्रोह ने भारतीयों के अंदर यह भावना पैदा की, ये जगाई कि हम भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं और अंग्रेजों से अपना देश आजाद करा सकते हैं। सही बात है कि नहीं दोस्तों? क्या विचार रखते हैं आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सभी दोस्त लोग। क्लियर? सबको स्पष्ट हो रही है बात कि नहीं हो रही है? फटाफट से बताइए, जल्दी से सभी लोग बता देंगे फटाफट से। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। और हम लोग अब आ जाते हैं, पहला विद्रोह देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह हमारा पहला टॉपिक है। अब सन्यासी विद्रोह देखिए, इसमें क्या है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी विद्रोह हैं आपके किस वर्ष में हुए, उसका नेतृत्व किसने किया और कहां पर हुए, ये 3 से 4 चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है, जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक, तो सबसे पहले यह आंदोलन 1770 में प्रारंभ हुआ, किंतु 19वीं सदी के दूसरे दशक तक 1820 तक ये चलता रहा। तो पूरा टेन्योर याद रखिएगा, 1770 से 1820। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था तीर्थ यात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह नाम से क्लियर है, आपको हो रहा होगा कि सन्यासियों ने विद्रोह किया, मतलब तीर्थ यात्रा करने जा रहे सन्यासियों को तीर्थ यात्रा करने से रोका गया या प्रतिबंध लगाया गया,
इसीलिए सन्यासी विद्रोह आपका होता है। क्लियर। सन्यासी मुख्यतः हिंदू नागा गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे। ठीक है, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे जो कभी मराठों, राजपूतों, बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। ठीक है, मराठे, राजपूत और बंगाल के नवाब की सेनाओं में सैनिक भी रह चुके थे ये सन्यासी। ये वो थे जिन्होंने विद्रोह किया। इसके बाद 1770 में बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा जिसने यहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया। बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है जिसने यहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सन्यासियों ने सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया, इसीलिए इसे सशस्त्र विद्रोह, सन्यासी विद्रोह का नाम दिया गया। ठीक, उन्होंने बलपूर्वक धन वसूला और अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर लूटपाट की। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया और 1820 तक इस आंदोलन को कुचल दिया। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया और 1820 तक इस आंदोलन को कुचल दिया। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। अब इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसने किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। और यह प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए, बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास भी लिखा। उन्होंने देखा कि महिलाओं ने भी ब्रिटिश शासन, जिसने परंपरागत भारतीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न किया है, उसके विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया है। और देवी चौधरानी उपन्यास जो है आनंद मठ के अलावा इन्होंने लिखा, और ये भी दोस्तों इनके द्वारा ही रचित है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर हो रही बात? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूरा मैंने आपके लिए कवर करके बताया। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट विद्रोह आपका क्या है? उससे पहले इस आंदोलन में हिंदुओं और मुस्लिमों की एक समान भागीदारी रही, इसीलिए कभी कभी फकीर विद्रोह भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुओं के साथ साथ केवल सन्यासियों ने ही नहीं, फकीरों ने भी पार्टिसिपेट किया, इसलिए कभी कभी फकीर विद्रोह भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। देवी चौधरानी की सहभागिता ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया। ठीक है ना, महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया गया। क्यों? देवी चौधरानी के कारण ही, क्योंकि शुरुआत में इनकी सबसे ज्यादा भूमिका देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। पोलिगर विद्रोह के बारे में बात कर लेते हैं। पोलिगर विद्रोह आपका कब हुआ, क्यों ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये पोलिगर थे कौन? दक्षिण भारत के पोलिगर ने 1795 से 1805 के बीच अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया दोस्तों। अब देखिए, मेन इंफॉर्मेशन मैंने क्या किया है, मेन इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पर मैंने देखिए मेंशन कर दी है वर्ष, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इस विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे? तो देखिए, इस प्रबल विद्रोह के केंद्र थे तिरुनेलवेली, अब इसे तिरुनेलवेली कहते हैं, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई और उत्तरी अरकाट। ये क्या थे? ये आपके इसके केंद्र थे, जो आपको ध्यान रखना है कि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? चलिए, समस्या 1781 में उस समय पैदा हुई जब अरकाट के नवाब ने तिरुनेलवेली और कर्नाटक प्रांतों का प्रबंधन और नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, कर्नाटक के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जब इन क्षेत्रों का प्रबंधन दे दिया, तब प्रॉब्लम यहां पर उत्पन्न होती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इस प्रबंधन और व्यवस्था से पोलिगर में रोष व्याप्त हो गया, जो अपने संबद्ध क्षेत्रों में काफी लंबे समय से स्वतंत्र संप्रभु शक्ति के रूप में जाने जाते थे। अब पोलिगर नाराज हो गए, क्योंकि वो क्या थे? अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र और संप्रभु थे डिसीजन लेने के लिए, और वो किसी पर निर्भर नहीं थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में क्षेत्र आ गया, इसलिए उनका नाराज होना एकदम क्लियर था, वाजिब था। ठीक, कंपनी के विरुद्ध पोलिगरों का प्रथम विद्रोह मूलतः करारोपण को लेकर था। मतलब बेसिकली टैक्सेशन को लेकर क्या था? इनका विद्रोह था, जो टैक्स इन पर आरोपित किए गए थे। ठीक है,
लेकिन इसका व्यापक राजनीतिक आयाम भी था कि अंग्रेज इन्हें शत्रु के तौर पर देखते थे। व्यापक राजनीतिक आयाम ये था कि अंग्रेज इन्हें शत्रु के तौर पर देखते थे, ठीक, अपमानजनक व्यवहार करते थे। कोट्टाबोमा नायकन जो मंजलम कुरुचु के पोलीगर थे, 1795 से 99 के बीच में विद्रोह का नेतृत्व ये किए। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कोट्टाबोमा नायकन ये पंजलंकु रुचि के पोलीगर थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक विध्वंसक युद्ध के पश्चात जिसमें वीर पांड्या कट्टाबोमान ने कंपनी की सेनाओं को पराजित कर दिया। कंपनी ने वीर पांड्या कट्टाबोमान को पकड़ने पर इनाम रखा और इससे पोलीगर में एक बड़ा विद्रोह भड़क गया। क्यों? क्योंकि इसको पकड़ने पर इनाम की घोषणा कंपनी ने कर दी थी। क्लियर? सबको स्पष्ट हो रही बात दोस्तों? फटाफट से एक बार बताइएगा, एक बार सभी लोग फटाफट से बता दीजिए अगर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए सभी दोस्त लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे सभी लोग देखिए यहां पर, चलिए यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, दैट इज वेरी गुड। आगे क्लियर है? चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अंततः कंपनी कट्टाबोमान को पराजित करने में सफल हो गई। एक बार फिर धोखे से धोखा इट्टापन पद्दुकोट्टी के राजा के द्वारा दिया गया। मतलब कंपनी धोखे से सफल हो गई एक बार फिर से विद्रोह, ये इस व्यक्ति को जिन्होंने क्या किया था, कंपनी को पराजित किया था, कट्टाबोमान को पराजित करने में, लेकिन साहस से नहीं, धोखे से दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? जिसने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया, अंग्रेजों ने कट्टाबोमान को पकड़ लिया। अब किसके विद्रोह के कारण, किसके धोखे के कारण? इट्टापन पद्दुकोट्टी के राजा के द्वारा। समझ में आ रही बात? क्लियर? चलिए, अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उसे पकड़कर एक अज्ञात स्थान पर फांसी दे दी गई। कट्टाबोमान को एक घनिष्ठ सहयोगी सुब्रमण्यम पिल्लई को भी फांसी दे दी गई और अन्य विद्रोही सौंदरा पांडियन की नृशंस हत्या कर दी गई। मतलब पूरा का पूरा विद्रोह जो है इसको क्रश कर दिया गया दोस्तों, नृशंस रूप से, धोखेधड़ी के द्वारा, सैनिक बल प्रयोग के द्वारा। तो पूरा का पूरा पोलीगर विद्रोह दबा दिया गया। अन्यथा ये इनके अंदर इतनी क्षमता थी पोलीगर्स में कि ये दबने वाले नहीं थे। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों पंजलंकु रुचि के पलायम एवं 5 अन्य पोलीगर के क्षेत्र और संपत्ति को जब्त कर लिया गया और प्रमुख पोलीगरों को फांसी दे दी गई। तो ये रहा दोस्तों आपका पोलीगर विद्रोह, जो मैंने आपको बताया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका विद्रोह क्या है? नेक्स्ट आपका विद्रोह है दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह ये आपका होता है 1808 से 1809 के बीच में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सभी दोस्तों को स्पष्ट है? चलिए वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। चलिए, अब वेलुथम्पी का विद्रोह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो देखा जाए। चलिए, यहां पर त्रावणकोर में वहां के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी की बढ़ती जातियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया। कहां पर? त्रावणकोर में। याद करिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्रावणकोर में वहां के दीवान ने एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया अंग्रेजों के खिलाफ। इसी को वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक। जिससे लगभग 1 वर्ष तक त्रावणकोर पर कंपनी का अधिकार समाप्त प्राय रहा। मतलब ऐसा सशक्त विद्रोह था कि 1 साल तक कंपनी का शासन एकदम उखड़ गया वहां से। इसके बाद 1805 में वेलेजली के नेतृत्व में दोनों पक्ष सहायक संधि पर राजी हो गए, जिस कारण क्षेत्र में गहरा असंतोष फैल गया। अब लॉर्ड वेलेजली क्या था? शातिर था। कल ही हम लोगों ने सहायक संधि के बारे में पढ़ा और लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति के बारे में पढ़ा। जिसने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, कल की वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, कल की वीडियो को जाइए देखिए और सभी लोग देख डालिए, क्योंकि सहायक संधि में कौन कौन से रियासतें थी जिनके साथ अंग्रेजी संप्रभुता जिनके ऊपर स्थापित की गई और हड़प की नीति के तहत कितने को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देखिएगा इस क्लास के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। शासक सब्सिडी चुकाने में असमर्थ हो गया और कर्ज में डूब गया। सहायक संधि थी क्या?
ये तभी आपको समझ में आएगा ना शासक कर्ज में डूबा कैसे। क्यों? क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने बताया कि सहायक संधि में वेलेजरी ने क्या किया था। देखिए जरूर से इस वीडियो को, कल का वीडियो है, ठीक है। चलिए, त्रावणकोर का ब्रिटिश रेजिडेंट राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने लगा, ठीक है। अब आंतरिक मामलों में दखल क्यों देने लगा? क्योंकि ये भी सहायक संधि का पार्ट था। क्लियर? वेलेजरी ने कहा था कि आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा हमारा रेजिडेंट, लेकिन कहना और करना, अंग्रेजों की कथनी और करनी में बहुत अंतर था दोस्तों। क्लियर? कंपनी के इस प्रकार के रवैये ने प्रधानमंत्री वेलुथम्पी को नायर सेना की मदद से विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया। जो प्राइम मिनिस्टर था वेलुथम्पी, उसको विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया कंपनी की नीतियों ने, ठीक। वेलुथम्पी ने कोडारा में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर लोगों को अंग्रेजी शासन को अपनी धरती से उखाड़ फेंकने के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। वेलुथम्पी ने कहा, दिस इज द राइट टाइम, अब आपको हथियार उठाकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना है। क्लियर? इसके बाद कुंडारा उद्घोषणा के नाम से इसे जाना गया। कुंडारा उद्घोषणा आपके परीक्षा में आ सकता है। कुंडारा उद्घोषणा क्या है? तो कुंडारा में वेलुथम्पी ने जो आह्वान किया था उसी को कुंडारा उद्घोषणा कहते हैं, याद रखेंगे। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेलुथम्पी ने 1808 में फ्रांस और अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क स्थापित किया। वेलुथम्पी ने स्थानीय शासकों से भी सहयोग के लिए संपर्क किया, पर किसी ने सहयोग किया नहीं। अंत में 1809 में कंपनी की सेना के बहुत बढ़ जाने पर वेलुथम्पी ने आत्महत्या कर ली, पर आत्मसमर्पण नहीं किया। जब कंपनी की सेना धीरे धीरे बढ़ गई और किसी पड़ोसी राज्य ने सहायता नहीं की, तो वेलुथम्पी ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि अपने आप को खत्म कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। वेलुथम्पी विद्रोह आपकी परीक्षा में आता है, ठीक। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बता दीजिए फटाक से, सबको स्पष्ट हुआ कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जितने लोग लाइव देख रहे हैं बताएंगे, और जो भी छात्र रिकॉर्डेड भी देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों, आपके लिए यूजफुल है कि नहीं, ठीक। चलिए चलिए, अब अहोम विद्रोह की बात कर लेते हैं। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 में। ईयर तो पक्का याद रखना है, किसके नेतृत्व में हुआ ये याद रखना है, लोकेशन क्या थी ये याद रखना है। ये तीन चीज बार बार एग्जाम में आती है। वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर भी अधिकार कर लिया था। वर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर भी अधिकार कर लिया। असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने इसे नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा। असम के उत्तराधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप यहां से जाइए, ठीक है। कंपनी द्वारा ना मानने पर 1828 में 1830 तक गोमधर कोनवार एक अहोम राजकुमार था और उसके साथियों धनजॉय बोंगोहन, जयराम खरघरिया, फूकन के नेतृत्व में असमियों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। कौन कौन से? गोमधर कोनवार, धनजॉय बोंगोहन, जयराम खरघरिया, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है निश्चित रूप से दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? जोरहट के पास एकत्रित होकर विद्रोहियों ने गोमधर कोनवार को औपचारिक रूप से राजा बनाया। अंततः कंपनी ने एक मैत्रीपूर्ण नीति का अनुसरण करने का निश्चय किया और ऊपरी असम क्षेत्र महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंपा और बाकी राज्य क्षेत्र असम के राजा के अधीन बना रहा। समझ में आ गई बात? तो अहोम विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? विशेष रूप से गोमधर का नाम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट विद्रोह, गडकरी विद्रोह। जितने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही कवर करा रहा हूं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। गडकरी भी मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिकों के रूप में काम करते थे, जिसके बदले इन्हें करमुक्त जमीन मिला करती थी। अब ये क्या करते थे गडकरी? ये सैनिकों के रूप में काम करते थे, जिसके बदले इन्हें करमुक्त भूमि मिलती थी। एक तरीके से कह लीजिए इल्तुतमिश की एकता प्रणाली, ठीक है। इल्तुतमिश की एकता प्रणाली मतलब काम के बदले वेतन कैश में नहीं, नगद में नहीं, भूमि दे दी गई। क्लियर? मराठा क्षेत्र में दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे। अंग्रेजों का शासन हो जाने के बाद ये बेगार हो गए और इनकी जमीनों पर भी
कर आरोपित कर दिया गया। जब अंग्रेजों का शासन आ गया मराठों के बाद तो इनकी जमीनों पर भी कर आरोपित कर दिया गया और ये बेकार हो गए। अब क्या हुआ देखिए, इसके विरोध में इन्होंने क्या किया, गडकरियों ने 1844 में विद्रोह कर दिया। सामानगढ़, कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे और बाबाजी अहिरकर इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। क्लियर हो गई बात? चलिए, सभी लोग को वॉइस क्लियर है? तो हम लोगों ने गडकरी विद्रोह तक देख लिया। गडकरी विद्रोह बेसिकली था क्या, गडकरी मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे, जिसके बदले उन्हें करमुक्त जमीन मिलती थी। अंग्रेजों का शासन आ गया तो बेकार हो गए और जमीनों पर कर भी आरोपित कर दिया गया। इसके विरोध में गडकरियों ने 1844 में विद्रोह कर दिया। ठीक है, और याद रखिएगा 1844 आता है। सामानगढ़, कोल्हापुर आदि इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे और बाबा अहिरेकर इसके प्रमुख नेता थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है, एवरीथिंग इज ओके? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगला रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पूना के रामोसी ये मराठा युगीन पुलिस थे। रामोसिस थे क्या? पूना के रामोसिस मराठा युगीन पुलिस थे, मतलब मराठाओं के काल में पुलिस का काम करते थे। ठीक, अंग्रेजों के शासनकाल में बेकार हो गए। ऊपर से उनके पास जो जमीन बची थी उस पर भी अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी। जो जमीन बची थी उस पर अंग्रेजों ने लगान की दर बहुत बढ़ा दी। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आपको यह चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है? ऐसे में रामोसियों ने 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों पर हमले शुरू कर दिए। इस विद्रोह को दबा दिया गया। 1826 में फिर से उमा जी के नेतृत्व में रामोसियों ने विद्रोह कर दिया और 1829 तक रामोसियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। ये बात आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो 1822 याद रखेंगे आप लोग। 1822 आपका वर्ष है जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है, और व्यक्ति का नाम जिसके नेतृत्व में हुआ चित्तूर सिंह और उमा जी, ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? ठीक है, और 1829 तक ये रामोसियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब वहाबी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन क्या था बेसिकली, तो समझना पड़ेगा। ये सारे के सारी चीजें आती हैं और समझना अब इसलिए पड़ेगा क्यों, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट में आ गया, मैच द फॉलोइंग में आ गया या असर्शन रीजन में आ गया। तो उसके लिए नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के साथ इन डिटेल जरूरी है दोस्तों आप सभी के लिए। क्लियर? चलिए, वहाबी आंदोलन भारत में शुरू किया गया। बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। किसने? नाम याद कर लीजिए, बरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था ये वहाबी आंदोलन। ठीक, वैसे तो इस आंदोलन का लक्ष्य इस्लाम में सुधार लाना था, पर भारत में इसका लक्ष्य अंग्रेजों और शोषक वर्ग के अन्य लोगों का विरोध करना हो गया था। बेसिकली ये आंदोलन क्या था, इस्लाम में सुधार लाने के लिए इस आंदोलन की स्टार्टिंग की गई थी। लेकिन भारत में क्या हो गया, जो रूलिंग क्लास था अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर विद्रोह के रूप में ये कन्वर्ट हो गया, आंदोलन के रूप में ये कन्वर्ट हो गया और इसका लक्ष्य यही हो गया। पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना, जो आपके एग्जाम में आता है। पटना इस वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना, ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यद्यपि इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया था, इसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया था, लेकिन पटना ही आपका मेन केंद्र था। ठीक, यह आंदोलन 1830 में शुरू हुआ और 1869 तक इसने अंग्रेजी सत्ता को परेशान किया। 1830 में शुरू हुआ दोस्तों और 1869 तक इसने अंग्रेजों को परेशान किया। कितना लंबा समय है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? 1830 से 1869 तक। 1831 में बरेलवी की मृत्यु के बाद बिहार में इनायत अली और विलायत अली और बंगाल में तीतू मीर और दूदू मियां ने इसका नेतृत्व किया। अब ये सारी नाम मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नाम पूछा जाता है दोस्तों, किसने नेतृत्व किया। यहां पर ध्यान रखिए, पहला नाम सैयद अहमद बरेलवी याद रखिएगा, इसके बाद इनायत अली, विलायत अली, बंगाल में टीटू मीर बहुत प्रसिद्ध नाम, दूदू मियां बहुत प्रसिद्ध नाम, और अंतिम चरण में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पश्चिमोत्तर भारत हो गया। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए, बहावियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भावनाएं भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहां पर दोस्तों देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया और ग्राउंड वर्क इन्होंने बहुत तगड़ा किया दोस्तों, और ये एक बहुत अहम आंदोलन माना जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए, यहां पर एक स्टूडेंट जुड़े हैं, श्योर टू विन, वो लिख रहे हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है। अगर अच्छी लग रही है, जो भी लोग लाइव हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और चैनल को पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डेली शाम को 5:15 बजे ये क्लास चलती है। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को डाउनलोड करके, और ऐप में जाइएगा तो विजेता बैच हमारा पीसीएस का बैच है, वहां पर जाके हिस्ट्री के फोल्डर में आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए, सियाना में स्थित वहाबियों पर 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सैन्य अभियानों की श्रृंखला और वहाबियों पर राजद्रोह के विभिन्न न्यायालय मुकदमों में वहाबी विद्रोह को कमजोर कर दिए। यद्यपि अंग्रेजों के साथ छिटपुट सामना 1880 और 90 के दशक में भी जारी रहा। अब हुआ क्या आगे देखिए, अंग्रेज परेशान तो हो गए थे, और वहाबियों पर 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान और राजद्रोह के विभिन्न मुकदमे जो न्यायालयों में चलाए गए, उससे यह विद्रोह आपका कमजोर हो जाता है। हालांकि फिर भी जो सामना 1880 और 90 के दशक में भी होता रहा है, तो ये एक तगड़ा विद्रोह था दोस्तों, जिसने अंग्रेजों को परेशान किया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में आता है। क्या है ये कूका विद्रोह? तो चलिए देखते हैं। कूका विद्रोह, इस आंदोलन की शुरुआत जवाहरमल भगत, जिसे सियान साहब भी कहते हैं, ये दोनों नाम आ चुके हैं एग्जाम में, और उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में किया था। इस आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? याद कर लीजिएगा, जवाहरमल भगत का नाम, इन्हें सियान साहब कहते थे, और उनके शिष्य बालक सिंह ने, उन्होंने हाजरो नामक स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और वे अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके उसे शुद्ध बनाना इसका उद्देश्य था। कूका विद्रोह इसका नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके अन्य सिद्धांतों में जाति भेदभाव का विरोध, उन्मूलन, सिखों को समानता का अधिकार, मांस, मदिरा, अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से परहेज, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन और महिलाओं में पर्दा प्रथा को दूर करना इत्यादि शामिल थे। मतलब एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी आप इसको कह सकते हैं। केवल ये सिख धर्म में सुधार का आंदोलन नहीं था, ये सामाजिक सुधार आंदोलन भी इसको आप कह सकते हैं। क्लियर? प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, किंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के बाद यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अब कल हम कल नहीं, परसों के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट स्पेक्ट्रम की बनी हुई है, चैनल पर अवेलेबल है, जाइए उसको देखिए। रणजीत सिंह और पंजाब की विजय, मैंने बताया था कैसे पंजाब को इन्होंने हथियाया, और जब पंजाब अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तो ये आंदोलन जो था वो राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? कूका आंदोलन के राजनीतिक स्वरूप अख्तियार करने पर अंग्रेज चिंतित हो गए और इसके दमन करने का प्रयास करने लगे। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कूका अंग्रेजों को हटाकर पंजाब में सिख शासन स्थापित करना चाहते थे। बेसिकली कूकाओं का उद्देश्य क्या था? जो अंग्रेज समझ रहे थे वही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को हटाकर वो सिख शासन स्थापित करना चाहते थे जो पहले था। ठीक, उन्होंने हाथ से बने कपड़े पहनने की वकालत की, अंग्रेजी नियम और शिक्षा और उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। वही टेक्निक जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में अपनाई गई आगे। क्लियर? इस प्रकार कूका आंदोलन की अवधारणा स्वदेशी और असहयोग थी, जिसे कूका द्वारा प्रचारित किया गया। समझ में आ रही बात? स्वदेशी और असहयोग, ये दो आंदोलन जो बाद में निकले, प्रसिद्ध हुए, वो बेसिकली कूका ने वो इन दोनों टेक्निक का उपयोग किया था। कूका आंदोलन के समर्थकों और अंग्रेजों में टकराव हुआ। अंग्रेजों ने 1863 और 72 के बीच में आंदोलन को कुचलने के जोरदार प्रयास किए दोस्तों, और 1872 में आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो बर्मा भेज दिया उनके प्रमुख नेता को, राम सिंह को, और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए आंदोलन आपका समाप्त हो गया। ठीक, चलिए अब पागलपंथ विद्रोह दोस्तों इंपॉर्टेंट है।
पागलपंथ विद्रोह भी एग्जाम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या है ये, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक अर्ध धार्मिक समूह में, पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक समूह में मुख्य रूप से मेमन सिंह जिले पूर्व में बंगाल में था ये। इसकी हाजोंग और गारो जनजातियां इसमें शामिल थी। इसका गठन करम शाह ने किया था। बेसिकली पागलपंथ आंदोलन जो था इसका गठन किसने किया, करम शाह ने। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल में एक अर्ध धार्मिक समूह था पागलपंथी, इसका नेतृत्व किया किसने, करम शाह ने। लेकिन जनजाति किसानों ने स्वयं को करम शाह के बेटे के नेतृत्व में संगठित किया। जो जनजाति किसान थे उन्होंने करम शाह के बेटे के नेतृत्व में स्वयं को संगठित किया और आंदोलन का हिस्सा बने। ठीक, दीपू ने जमींदारों के अत्याचारों का सामना किया। 1825 से 35 के बीच में पागलपंथियों ने एक निश्चित सीमा से अधिक किराया देने से इनकार कर दिया। इन्होंने सीधे बोला हम एक निश्चित सीमा से ज्यादा किराया देंगे ही नहीं, और जमींदारों के घरों पर हमला किया। यद्यपि सरकार ने इन किसानों के संरक्षण के लिए एक समान प्रबंधन प्रस्तुत किया, अंततः सरकार द्वारा आंदोलन को हिंसक रूप से दबा दिया गया। क्लियर होगी बात। पहले तो सरकार ने क्या किया, एक समान प्रबंधन प्रस्तुत किया, पेश किया, लेकिन ना मानने पर फिर बल का प्रयोग करके आंदोलन को कुचल दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो बेसिकली करम शाह और दीपू, ये दो नाम याद रखिएगा, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो नाम, वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल का था, याद रखिएगा। ठीक है, फराजी आंदोलन। अब फराजी आंदोलन क्या है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर फराजी पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। फराजी थे कौन, बेसिकली एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे बंगाल में, फरीदपुर में। उन्होंने आमूलचूल धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की वकालत की। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में स्टार्ट हुआ। इसका भी मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना ही था, परंतु यह वहाबियों का विरोधी था। ठीक है, वहाबी का भी उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म में सुधार करना, लेकिन फराजियों का उद्देश्य जो था वो भी आपका यही था, इस्लाम धर्म में सुधार करना, लेकिन ये वहाबियों का विद्रोह करते थे, विरोध करते थे। ठीक, बंगाल में कालांतर में इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरोध का रुख अपना लिया। हाजी शरीयतुल्लाह और उसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन, जिसे दूदू मियां भी कहते हैं, उन्होंने बंगाल के गरीब किसानों के बीच काफी लोकप्रियता अर्जित की और उनके बल पर एक सशक्त प्रभावी आंदोलन चलाया। दो नाम याद रखिएगा, हाजी शरीयतुल्लाह, दूदू मियां, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, फराजी विद्रोह 1838 से 57 तक चला। अधिकतर फराजी ने वहाबी पदवी धारण कर ली। अधिकतर फराजी जो थे बाद में वहाबी पदवी को धारण कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, मोपला विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, राजस्व मांग में वृद्धि और जोत के आकार में कमी के साथ साथ अधिकारियों ने अत्याचारों के, राजस्व मांग में वृद्धि मतलब ज्यादा टैक्स की डिमांड अंग्रेजों के द्वारा की जाने लगी और जोत का आकार धीरे धीरे कम हो गया। उसके साथ साथ अधिकारियों के अत्याचारों ने मालाबार के मोपला के बीच एक व्यापक किसान असंतोष को जन्म दिया। बेसिकली ये था कहां का आंदोलन, ये मालाबार का था, मालाबार के किसानों का ये विद्रोह था, याद रखिएगा, मोपला विद्रोह जिसे कहते हैं। ठीक, कारण था राजस्व मांग में वृद्धि और जोत के आकार में कमी। अब अधिकारियों का अत्याचार धीरे धीरे बढ़ता चला गया मालाबार के मोपलाओं के बीच में। ठीक, 1836 से 54 के दौरान 22 विद्रोह हुए दोस्तों। 1836 से 54 के दौरान 22 विद्रोह हुए दोस्तों, छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इसमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। द्वितीय मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन के दौरान खिलाफत समर्थकों और कांग्रेस द्वारा संगठित मोपलाओं के पश्चात हुआ। जो द्वितीय मोपला विद्रोह था यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था 1921, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेदों ने कांग्रेस और मोपलाओं को एक दूसरे से दूर कर दिया। 1921 तक मोपलाओं को कुचल दिया गया। ठीक है, शुरू में तो कांग्रेस के साथ आए, असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह भी चलता रहा, लेकिन बाद में कांग्रेस और मोपलाओं में मतभेद हो गए और यह आंदोलन धीरे धीरे कुचल दिया गया। 1921 याद रखिएगा। 1921 ये मैच कराने वाले में बहुत पूछा जाता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। पहला वर्ष क्या था,
1836 से 54, बाद में 1921 तक चला। नेक्स्ट कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ? 1851 में। देखा जाए चलिए क्या है। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इतने क्षेत्रों में ये फैला था। ये आपका झारखंड वाला क्षेत्र है, रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के पश्चिम क्षेत्रों में। विद्रोह की आग उस समय सुलगी जब कोल मुखियाओं मुंडा से बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण हिंदू, सिख और मुस्लिम जैसे बाहरी किसानों को किया गया। कोल मुखियाओं से जमीनों का हस्तांतरण हिंदू, मुस्लिम और सिख को किया गया, तब यह आंदोलन भड़का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कार्य से छोटा नागपुर के कोल नाराज हो गए और 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोहियों ने हजारों बाहरी किसानों को मार दिया या जला दिया। बुद्धो भगत के नेतृत्व में हजारों बाहरी किसानों को मार दिया। अब आप समझिए कितना बड़ा ये मूवमेंट था। केवल बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान ने कानून व्यवस्था और शांति पुनः स्थापित की। ठीक है, मतलब बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों के द्वारा ही शांति पुनः स्थापित की जा सकी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट है बुद्धो भगत का नाम भी और 1831 इस विद्रोह का वर्ष भी याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो और मुंडा विद्रोह कैसा था, क्या था, देखते हैं। सबसे पहले राजा परहत ने अपनी हो जनजातियों को सिंहभूम और छोटा नागपुर जिलों को अंग्रेजों द्वारा हड़प लेने के विरोध में संगठित किया। ठीक है, राजा परहत, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अपनी जनजातियों को सिंहभूम और छोटा नागपुर का जिला जब अंग्रेजों ने जो हथियार लिया था उसके विरोध में संगठित किया। इसके बाद यह विद्रोह निरंतर 1827 तक चला, जब हो जनजातियों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया। 1827 तक यह विद्रोह आपका चलता है। ठीक, बाद में 1831 में उन्होंने अंग्रेजों की नवीन कृषि राजस्व नीति और उनके क्षेत्र में बंगालियों के प्रवेश में के विरोध में फिर से विद्रोह का स्वर बुलंद किया। अंग्रेजों की नई जो टैक्स रेवेन्यू पॉलिसी थी उसके और बंगालियों के उनके क्षेत्र में प्रवेश के विरोध में फिर से विद्रोह कर दिया। हालांकि विद्रोह को वर्ष 1832 में छीड़ कर दिया गया, तथापि हो अभियान 37 तक जारी रहा। मुंडा काफी लंबे समय तक शांत नहीं रहे। ठीक, अब देखिए क्या होता है। 1899 से 1900 में मुंडा ने रांची के दक्षिण क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें धरती आबा भी कहते हैं, एग्जाम में आता है। 1899 से 1900 में, ये वर्ष याद रखेंगे। रांची के दक्षिण क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। 1860 से 1920 की समयावधि के दौरान उलगुलान विद्रोह एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। यह बात ध्यान रखिएगा, उलगुलान विद्रोह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। विद्रोह जिसे एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया था, इसने सामंती और जमींदारी व्यवस्था शुरू किए जाने और साहूकारों, वनों के ठेकेदारों के शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक बल एकत्रित करना शुरू किया। इनिशियली क्या था, ये धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये सामंती और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए राजनीतिक बल एकत्र करने लगा। ठीक, चुनौती उस समय और बढ़ गई जब मुंडा ने 1879 में छोटा नागपुर पर अपना दावा पेश कर दिया। इन्होंने कह दिया कि अब छोटा नागपुर पर हमारा शासन चलेगा, इन्होंने दावा पेश कर दिया। ठीक, तब ब्रिटिश सशस्त्र सेना को तैनात किया गया और बिरसा मुंडा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जब इन्होंने दावा पेश किया तो फिर ब्रिटिश सरकार एक्शन में आई, सशस्त्र सेना के साथ इस आंदोलन को क्रश किया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संथाल विद्रोह कब होता है? 1855 से 56। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संथालों कृषि करने वाली जनजाति थी ये। इनके निरंतर दमन ने जमींदारों के विरुद्ध उनके विद्रोह को जन्म दिया। बेसिकली संथाल कौन थे? कृषि करने वाली जनजाति थी। इनके विरुद्ध लगातार जमींदारों का जो दमन था उसके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह कर दिया, उसी को संथाल विद्रोह कहा गया। ठीक, साहूकारों ने, जिन्हें पुलिस का समर्थन प्राप्त था, जमींदारों का साथ दिया और किसानों पर अत्याचार किया और उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया। साहूकार, जमींदार और पुलिस एक तरफ और ये किसान एक तरफ, इन्हें जमीन से बेदखल भी कर दिया गया। ठीक,
यह विद्रोह ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यह आंदोलन जो था ब्रिटिश शासन विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल ने कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी और भागलपुर तथा राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वायत्त घोषित कर दिया। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी गई और राजमहल और भागलपुर के बीच का क्षेत्र स्वतंत्र या स्वायत्त घोषित कर दिया गया और विद्रोहियों को 1856 तक कुचल दिया गया दोस्तों। और इसको याद कैसे रखेंगे? ये 1857 के विद्रोह से जस्ट पहले तक चला, 1856 तक। ठीक, नाम याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, और 1856 तक ये चला और भागलपुर से राजमहल तक, ये भी आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा में आपके पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब ताना भगत आंदोलन, ये भी क्या है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ गया है। ठीक, तो बेसिकली मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत ने किया। नाम याद रखिएगा, किसने किसने? जतरा भगत और बलराम भगत ने इस ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा और 1914 से 15 छोटा नागपुर दिकुओं द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के विरोध में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा, इसका नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत ने किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व इन लोगों ने किया। याद रखिएगा, जनजातियों की रक्षा के लिए ईश्वर का एक अवतार पैदा होगा, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, क्लियर? सभी लोगों को समझ में आ गई बात? चलिए, वेरी गुड। तो ये रहा दोस्तों आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। कल हम लोग देखेंगे 1857 का रिवोल्ट या 1857 की क्रांति, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो पूरा देख लीजिए स्पेक्ट्रम के वीडियोस को, प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।